फ्रेंड्स, आज हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री है कि 4 चैप्टर्स हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और इसी तरह से कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 4 आवर जो है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो आप ध्यान से उन लिंक्स की तरफ जाइए। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ना है सुक्रोज। हमने 3 डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। 3 डाइसैकेराइड्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सुक्रोज के बारे में। देखो, आप सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। इसका मतलब सुक्रोज जो है इन्हीं 2 मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जिसमें ग्लूकोज जो है D+ ग्लूकोज है, फ्रक्टोज D- फ्रक्टोज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ग्लूकोज यूज होती है वो अल्फा D ग्लूकोज यूज होती है और फ्रक्टोज जो यूज होती है वो बीटा D फ्रक्टोज यूज होती है। अब इसका जो आप डायग्राम बना सकते हो, ऊपर नीचे भी बना सकते हो और एडजेसेंट भी बना सकते हो। पर एडजेसेंट अगर आपको बनाना है तो उस केस में अगर आपको बीटा D फ्रक्टोज अगर साथ में बनाओगे ना, तो उस केस में ये वाली जो कार्बन है वो इधर की तरफ आएगी। तो अगर आपको इसके साथ दिखानी है तो ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसे उल्टाना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी ने पिक्चर बनाई हुई है, ध्यान से देखोगे तो उसमें जो इसकी जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ये फर्स्ट कार्बन है और फ्रक्टोज की ये फर्स्ट कार्बन होती है और ये सेकंड कार्बन होती है। तो अगर मुझे जिधर की तरफ ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन है उधर ही साइड पे अगर फ्रक्टोज की सेकंड कार्बन करनी है तो मॉलिक्यूल को पूरा ऐसे उल्टाना पड़ेगा। तो वहीं पर अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप ऊपर नीचे इनके डायग्राम्स को बना लो। तो अल्फा D ग्लूकोज ऐसे था, HOH, अल्फा का मतलब H ऊपर है, OH नीचे है, HOH, OHH, HOH, ये हो गया। ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो गया। और फ्रक्टोज में ये फर्स्ट कार्बन होती है और ये जो सेकेंड कीटोनिक कार्बन थी, बीटा होने का मतलब है OH ऊपर है और CH2OH नीचे है। ये थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन हो गई। ठीक है, तो फ्रक्टोज की बीटा फॉर्म यूज होती है और ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म। तो इन दोनों में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जिस ऑक्साइड बॉन्ड से लिंक होते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर, उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। देखो यहाँ पे यहाँ HOH था और यहाँ पर भी OH था। इसका ध्यान से देखो, यहाँ पे बॉन्ड बनने से पहले ये ग्रुप ऐसे होगा, इसके पास भी यहाँ पे OH होगा और इसके पास भी यहाँ पे OH था। जब इनके बीच में बॉन्ड बना तो बेसिकली वाटर का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। तो ये जो वाटर का रिमूवल हुआ, द ऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। समझ आ गई बात। अब अगर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस जो होती हैं, अगर ग्लूकोज की C1 कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन और कीटोन की यही सेकंड कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाती है तो रिजल्टेंट जो कंपाउंड जो ये डाइसैकेराइड बना है ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। फिर से देखो पहचान में, हमेशा अगर ग्लूकोज की C1 कार्बन जिस कार्बन पे HOH लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन है, इसे हेमी एसिटल कार्बन भी कहते हैं। अगर ये इसकी हेमी एसिटल कार्बन और इसकी हेमी एसिटल कार्बन, ये हेमी एसिटल कार्बन है ना, क्योंकि इसी कार्बन पे OH था और इसी कार्बन पे ईथर है, तो इसे हेमी एसिटल कार्बन कहते हैं। ग्लूकोज की याद कर लो, फर्स्ट कार्बन हेमी एसिटल है, फ्रक्टोज की सेकंड कार्बन है हेमी एसिटल। अगर यही कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में चली जाती है रिजल्टेंट कार्बोहाइड्रेट में, तो उस केस में रिजल्टेंट जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। अगर इन दोनों में से किसी की भी हेमी एसिटल कार्बन फ्री होती तो वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिड्यूसिंग होता। अब इसमें ग्लूकोज की C1 कार्बन और फ्रक्टोज की C2 कार्बन दोनों ही कार्बन ऑक्साइड लिंकेजेस में चली गई, तो इसका मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली डाइसैकेराइड क्या हो गया, नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। इट इज नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। समझ आ गई बात।
अब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 52.5 डिग्री है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है और इसकी लीवो रोटेशन कितनी है, माइनस 92.4 डिग्री। यानी कि ये जो मिक्सचर होगा ओवरऑल लीवो रोटेटरी होगा, सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के बाद ग्लूकोज की ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 52.5 है और फ्रक्टोज की माइनस 92.4 डिग्री है। मतलब नेट जो मिक्सचर हो जाएगा वो लीवो रोटेटरी है। इसका मतलब इसको इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स द चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लीवो। मतलब सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रो था पर नेट मिक्सचर जो है हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो गया, लीवो हो गया। इसलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोला जाता है। ये टर्म्स है जो आपने याद रखनी है। एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस का क्या मतलब है, इन्वर्ट शुगर, और सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो C1 कार्बन और फ्रक्टोज की C2 कार्बन, जिसे हेमी एसिटल कार्बन कहते हैं, वही दोनों कार्बन के बीच में ऑक्साइड बॉन्ड बन गया। तो इसलिए ये जो शुगर है वो बेसिकली क्या बन गई, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाएगी। नॉन रिड्यूसिंग का मतलब इट डज नॉट गिव द टेस्ट विद द फेलिंग सॉल्यूशन एंड द टॉलरेंस रीजन के साथ कोई टेस्ट नहीं देगी। अब अगला हम करेंगे डाइसैकेराइड, दैट इज माल्टोज। अब हम बात कर रहे हैं माल्टोज की। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। चाहे आपको स्ट्रक्चर बनानी है सुक्रोज की बनानी है, चाहे आप माल्टोज की, लैक्टोज की, आगे यहाँ स्टार्च की, सेलुलोज की, सभी में साइक्लिक स्ट्रक्चर ही यूज करनी है। और दूसरी बात, आपको बेसिकली जो स्ट्रक्चर आनी चाहिए वो ग्लूकोज की आनी चाहिए, बस आप ये याद रख लो। ग्लूकोज की मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज की एक जगह यूज हुई है, दैट इज इन द सुक्रोज यूज हुई है। ठीक है, तो आपको जो याद रखनी है वो अल्फा डी ग्लूकोज याद रखना है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद रखनी है। और बीटा डी तो बन ही जाएगा उसी फर्स्ट कार्बन पे, जहां पे अल्फा में HOH होता है, H ऊपर OH नीचे, और बीटा में OH ऊपर H नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो माल्टोज है वो 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना है। ठीक, इसमें C1 कार्बन एक ग्लूकोज यूनिट की और दूसरे ग्लूकोज यूनिट की C4 कार्बन है। तो इसका मतलब आपको दोनों ग्लूकोज यूनिट्स को एडजेसेंट पोजीशन पे बनाना है। अगर इसकी भी C1 और उसकी भी C1 कार्बन होती तो फिर से आपको इनको ऊपर नीचे बनाना पड़ता। ठीक है ये चीज, पर एक की C1 कार्बन दूसरे की C4 कार्बन जो है आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन बना रही है, मतलब ऑक्साइड लिंकेजेस है विद द रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। अब एक की C1 कार्बन और दूसरे की C4 कार्बन है, तो इसकी वो C1 कार्बन फ्री हो गई। अगर C1 कार्बन ग्लूकोज यूनिट की फ्री है तो बेसिकली हम इसे क्या बोलेंगे, इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। दोनों में से किसी एक की भी C1 कार्बन फ्री हो जाती है ग्लूकोज में, और फ्रक्टोज में C2 कार्बन अगर फ्री होती है, मतलब जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में ज्वाइन करते हैं तो वो रिजल्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिड्यूसिंग हो जाता है। तो माल्टोज डेफिनेटली रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि एक मोनोसेकेराइड की C1 कार्बन क्या है, फ्री है, क्योंकि इनमें ऑक्साइड बॉन्ड C1 इसका, इसकी C4, फर्स्ट कार्बन हमने ऑक्सीजन ये O के साथ वाले इसको C1 बोलना है, ये सेकेंड कार्बन है। देख लो फिर से यहाँ पे, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ, और ये रिंग से बाहर सिक्स्थ कार्बन है। समझ आ गई बात। इसी तरह से यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ कार्बन है। तो एक रिंग की ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन, दूसरे रिंग की फोर्थ कार्बन, आपस में ऑक्साइड बॉन्ड है, और इसमें HOH होता है, इसमें फोर्थ कार्बन में HOH होता है, तो ऑक्साइड बॉन्ड ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे इस कॉर्नर का मतलब कोई कार्बन नहीं है, बस ये बॉन्ड पर ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई, और इन दोनों को मिला के बेसिकली क्या बन गया, ये माल्टोज बन गया। तो इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। आपको समझ आ गई बात ये क्यों है। और इसमें C1 एक ग्लूकोज यूनिट की और दूसरे ग्लूकोज यूनिट की C4 कार्बन आपस में बॉन्ड बना रही है। और यहाँ पे ये वाली जो हेमी एसिटल कार्बन होती है, जब आप इसे सॉल्यूशन में ऐड करते हो तो हेमी एसिटल कार्बन वापस एल्डिहाइड में चेंज कर जाती है, तो इसीलिए इसे
रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है, क्योंकि अगर ये एल्डिहाइड में चेंज कर गई तो इट कैन गिव्स द टॉलरेंस रिएजेंट एंड फाइलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो आपको समझ आ गया। अब अगला हम डाइसैकेराइड करेंगे, दैट इज लैक्टोज। अब हम नेक्स्ट डाइसैकेराइड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोला जाता है बिकॉज इट इज फाउंड इन मिल्क। अब लैक्टोज के मोनोसैकेराइड्स क्या हैं? लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा तो हमें पता है क्योंकि फर्स्ट कार्बन के अराउंड OH H होगा, OH ऊपर H नीचे, ठीक है। अब गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे पहला केस है जिसमें गैलेक्टोज आया है। अब गैलेक्टोज और ग्लूकोज में सिर्फ ये डिफरेंस है, जो फोर्थ कार्बन है, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन में ग्लूकोज में HOH होता है, लेकिन गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पे OHH होता है। बस ये डिफरेंस है, OHH होता है। देखिए बाप, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों में देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है। इसमें फोर्थ कार्बन पे OHH है, जो ग्लूकोज होता है उसमें फोर्थ कार्बन पे HOH होता है। सिर्फ यही एक डिफरेंस है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अच्छे से कर लीजिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर, आपके कार्बोहाइड्रेट्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे कि जो C1 कार्बन हमने लेनी है बीटा डी गैलेक्टोज की, बीटा का मतलब OH ऊपर H नीचे, और C4 कार्बन हमने किसकी लेनी है? ग्लूकोज की, तो उसमें H ऊपर है और OH नीचे, तो बट ऑब्वियस है इसका OH ऊपर है और OH नीचे है, तो ऑक्साइड बॉन्ड जो बनेगा वो डायगोनल बनेगा। समझ आ गई आपको? तो फर्स्ट कार्बन के साथ फेसिंग कार्बन कौन सी हो गई? फिर से फोर्थ कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज की फ्री हो गई, जो हेमी एसिटल कार्बन है, जिसमें एक ही कार्बन पे OH होता है और ईथर होता है। तो इस कार्बन को अगर इस कार्बोहाइड्रेट को सॉल्यूशन में डाला जाता है तो एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे वापस रीजनरेट कर जाता है। इसका मतलब इसको भी रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। तो लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि इसकी C1 कार्बन फ्री है। बस आप ये ध्यान रख लो, C1 कार्बन फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक की भी C1 कार्बन फ्री हो जाती है तो वो रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है। तो लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है। C4 कार्बन बीटा डी ग्लूकोज की है और C4 कार्बन बीटा डी ग्लूकोज की है और C1 कार्बन बीटा डी गैलेक्टोज की है। इनके बीच में ऑक्साइड बॉन्ड है और लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। C1 कार्बन बीटा डी ग्लूकोज की फ्री होने की वजह से ये रिड्यूसिंग हो गया, ठीक है। द लिंकेजेस बिटवीन C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ दी ग्लूकोज है। आपको समझ आ गई बात? लैक्टोज के बारे में समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का यूनिट हो गया, ये गैलेक्टोज, और गैलेक्टोज में सिर्फ ये है फोर्थ कार्बन पे OH ऊपर है और H नीचे है, बाकी सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी ही है जैसे ग्लूकोज की होती है। और बीटा होने की वजह से फर्स्ट कार्बन पे OH H होएगा, ग्लूकोज में भी OH H है। समझ आ गया? तो ये डाइसैकेराइड्स खत्म हो गए। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में हमें दो पॉलीसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करना है, एक स्टार्च और एक सेल्यूलोज के बारे में डिस्कस करना है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स में हमने दो पॉलीसैकेराइड डिस्कस करने हैं, एक स्टार्च और एक सेल्यूलोज। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्च के बारे में। पहली बात तो याद रखो, इट्स अ मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स है ऑफ प्लांट्स का, और ये प्लांट्स में ये जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। तो इसके सोर्सेस क्या है? सीरियल्स जैसे मतलब व्हीट हो गया, ठीक है। इट इज स्टोर्ड इन द रूट्स, ट्यूबर्स, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन होती है जैसे कि पोटैटो हो गया, और सम वेजिटेबल्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब इट्स ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स का ये पॉलीमर है। मतलब स्टार्च अगर जो पॉलीसैकेराइड्स है मैनी यूनिट्स से जो बना हुआ है, तो अगर उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा जाए कि वो बना किसका है, तो वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ है, ठीक है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। इसके दो पार्ट हैं अलग अलग से, एक अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन बने ये दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट के हैं, पर दोनों की चेन में अंतर है। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट जो है, अमाइलोज में अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट चेन है, मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं है। वहीं पर अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांच्ड चेन है, पर इतनी हेविली ब्रांच ये नहीं होता है। अमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल है
और अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। ये दोनों पार्ट स्टार्च के हैं, दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स के हैं, बस दोनों को डिवाइड किया गया है। जो ब्रांच्ड वाला पार्ट है वो अमाइलोपेक्टिन है और जो अनब्रांच्ड स्ट्रेट चेन है वो अमाइलोज है। ठीक है, और ये 15 to 20% ऑफ स्टार्च है और रिमेनिंग 80 to 85% बेसिकली कौन हो गया, अमाइलोपेक्टिन हो जाएगा। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विद 200 to 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से ये बॉन्डेड है। C1 एक का, दूसरे का C4। तो बहुत सिंपल है इसको ड्रॉ करना। इसमें अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है, 80 to 85% जो है स्टार्च का ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। इट इज ए ब्रांच्ड चेन। अब ब्रांच चेन है तो इसमें दो तरह की ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस आ जाती हैं। एक तो जो चेन आपस में है वो तो C1 C4 है, पर एक चेन जो दूसरे चेन से जुड़ेगी वो बेसिकली एक का C1 कार्बन और दूसरे का C6 कार्बन होती है। तो इसमें दो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस आएंगी C1 C6 के बीच में, और एक ही चेन के अंदर अगर हम बात करें तो C1 एंड C4। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग से ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्च की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने दो पार्ट पढ़े हैं, जैसे अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में हमने पढ़ा था अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन है 200 to 1000 यूनिट ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, जिसमें C1 और C4 के बीच में बॉन्ड बना है। तो हमने दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट को एक साथ दिखाया, जिसमें ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये फर्स्ट कार्बन है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। ठीक है, आपने फर्स्ट कार्बन के साथ ये जो साथ में ड्रॉ करा वैसे ही, तो इसके साथ ये फोर्थ कार्बन आ गई, इनके बीच में ऑक्साइड बॉन्ड बनाया। अब ये 200 से 1000 यूनिट्स तक हो सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसकी फर्स्ट कार्बन फिर यहाँ पे किसी साथ वाले मोनोसेक्राइड के फोर्थ कार्बन से जुड़ी होगी, तो यहाँ पे ऑक्साइड बॉन्ड दिखा दो और ऐसे दो लाइन लगा दो कि गोज ऑन। इसी तरह से इसकी फोर्थ कार्बन साथ वाले के फर्स्ट कार्बन से जुड़ी होगी, तो इसमें ऑक्साइड बॉन्ड डैश लगा के ये दो लाइन छोड़ दो। तो ये हमारे पास हो गया अमाइलोज, जिसमें हमने दो ही यूनिट्स दिखाने हैं। बात समझ आ गई आपको? ठीक है, पर यहाँ पे दो लाइन्स ये दिखाने का मतलब है गोज ऑन, कि आगे बॉन्ड ये बना हुआ है। ये अमाइलोज हो गया। अब अगर हमें अमाइलोपेक्टिन के बारे में दिखाना है, तो अमाइलोपेक्टिन में ये दो यूनिट्स तो आपस में जुड़े ही हैं C1 और C4 कार्बन से, लेकिन हमें साथ में ब्रांचिंग भी दिखानी है। तो ब्रांच के लिए आप एक और यूनिट ले लो ग्लूकोज का, जिसमें ग्लूकोज का जब आप एक और यूनिट लेते हो तो इसकी फर्स्ट कार्बन और इसकी सिक्स्थ कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड दिखाना है। अब देखिए, आप अमाइलोपेक्टिन में हमने ये तो दिखाया कि ये दो ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं C1 और C4 से इसमें लिंकेजेस हैं। इसी तरह से इसमें ब्रांचिंग भी है, तो C1 का एक यूनिट दूसरे यूनिट के C6 कार्बन से बॉन्डेड है। आप लोग ये साथ में दिखाना है, C1 इसका और इसके कौन सी कार्बन, C6 कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, तो अब फिर से इसी यूनिट में ऑक्साइड बॉन्ड को सो ऑन आगे आप कर दो। समझ आ गई बात ये चीज कि इसमें दो तरह की लिंकेजेस है, C1 C4, और फिर उसके बाद इसके C1 के साथ C4 मत दिखाइए, इसको C1 के साथ दूसरा एक और इसी के नीचे एग्जैक्टली ड्रॉ करो, जिसमें यहाँ पे इसके C1 कार्बन हो और एग्जैक्टली उसके नीचे उसके 6th कार्बन आए, दूसरे यूनिट की 6th कार्बन आए, तभी आप उनके बीच में ऑक्साइड बॉन्ड दिखा पाओगे। समझ आ गई बात कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर आपने कैसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हम अगला यूनिट कर रहे हैं, दैट इज सेल्यूलोज। ठीक, अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड्स, दैट इज सेल्यूलोज। ठीक है, अब सेल्यूलोज मेनली सेल्यूलोज अगर हम ऐसे बोलें कि एक्सक्लूसिवली अकर्स इन प्लांट्स है, इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्यूलोज को बनाना बहुत ही आसान है, इसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं और उसकी स्ट्रेट चेन होती है। और बीटा डी का हमें पता है, बस ग्लूकोज की जो फर्स्ट कार्बन है उसमें OH ऊपर है और H नीचे की तरफ है। ठीक है, और इसमें एक यूनिट जो ग्लूकोज का है उसकी C1 कार्बन और जो दूसरा ग्लूकोज का यूनिट होगा उसकी C4 कार्बन। तो C1 C4 के बीच में बॉन्ड बनेगा, मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होंगी, ऑक्साइड लिंकेज बनेगी। ठीक है, तो
तो इसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है ज्वाइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट विद C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये मैंने एक ग्लूकोज यूनिट्स बनाया, इसमें बीटा है क्योंकि OH ऊपर है H नीचे है, पहले ऑक्साइड बॉन्ड बनाना भूल जाओ, OH ऊपर H नीचे हो गया, फिर HOH OHH HOH। ठीक है, ये C1 कार्बन होती है हमें पता है, और ये C4, और ये 5th कार्बन हो गई, और ये 6 CH2OH H हो गया ये। अब दूसरा ग्लूकोज का यूनिट, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का यूनिट। अब इसको फिर से ऐसा ही आपने ड्रॉ करा, OH ऊपर H नीचे, HOH OHH। अब ये जो 4th कार्बन आएगी उसमें H ऊपर होगा और OH नीचे होगा, तो इसका OH ऊपर है और इसका OH नीचे है, तो दोनों के बीच में ऑक्साइड बॉन्ड ऐसे बन जाएगा। आपको समझ आ गया ये चीज? ठीक है, अब यहाँ पे आप 2 ही यूनिट ड्रॉ करो। अब उसमें क्या है, जो ये 1st कार्बन है इसका OH ऊपर की तरफ होगा तो O, और यहाँ डैश लगा के गोज ऑन हो गया, और ये 4th कार्बन है, 4th कार्बन में HOH O नीचे की तरफ होगा, तो इसमें ऐसे लाइंस छोड़ दो कि इट गोज ऑन। आपको समझ आ गया कि दोनों को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, समझ आ गई बात ये चीज। तो ये सेल्यूलोज हो गया, ठीक है, और इट इज मेनली अकर इन दी प्लांट्स है, मेनली ये एक्सक्लूसिवली अकर्स इन दी प्लांट्स है, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स है, और इट्स ए स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दी हुई, पर आपको डिफरेंस पूछा जाता है स्टार्च के बीच में और ग्लाइकोजन में, दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं, और इसको बेसिकली एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। इट इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन, इट इज ऑल्सो नोन एज द एनिमल स्टार्च, और स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन होती है, बट इट इज हाईली ब्रांच्ड होती है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है, और जो कि ब्रांच होती है, पर ये उससे ज्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो अगर जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है ग्लूकोज की, तो एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोजन को टू दी ग्लूकोज। समझ आ गई बात? तो ग्लाइकोजन ब्रेक्स डाउन टू दी ग्लूकोज, समझ आ गया? तो ये बेसिकली स्टार्च में और ग्लाइकोजन में डिफरेंस अगर आपको पूछा जाए, तो ये एनिमल स्टार्च है और वो प्लांट्स में स्टोर होता है, उसका मेन सोर्स प्लांट्स होता है, और ग्लाइकोजन जो है इट इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज अ ग्लाइकोजन, और इसे एनिमल स्टार्च कहते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन है, जबकि उसमें 2 स्ट्रक्चर्स आती हैं, अमाइलोज आता है और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है, पर ये अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा ब्रांचिंग होती है। ठीक है, तो अगर बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत है, ग्लूकोज की जरूरत है, तो एंजाइम्स ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं टू दी ग्लूकोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए आरएनए में डिफरेंस और विटामिन। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू। जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस। इसको आप क्लिक कीजिए, इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कर दिए गए हैं, फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ है। मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th जो देखिए, क्लास 11th का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है
कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।